दोस्तों ये जो मानवा है ये काफी अच्छी है। मैंने इसको पढ़ा है। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसमें रोमांस ड्रामा दोनों है। तो चलो हम स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बिल्डिंगें रहती हैं और वो डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं और फिर हम मेन कैरेक्टर की आवाज आती है। वो कह रहा होता है मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलो इस अनलक्की इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़की रहती है, उसकी कमर दिखाई जाती है और उसके मेलन्स दिखाए जाते हैं, उसके होंठ दिखाए जाते हैं और फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके नाक से यह सब देख के खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं इतनी जल्दी नहीं गिरने वाला तुम्हारे बॉडी को देख के। और लड़की कहती है शांत हो जाओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। और मेन कैरेक्टर कहता है जियांग चैन। हाँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम जियांग चैन है और लड़की कहती है क्या ही बेकार सा नाम है। फिर जियांग चैन कहता है कि ये नाम मेरी मम्मी ने रखा है क्योंकि मैं मॉर्निंग में बॉर्न हुआ था और ये बेकार नाम कैसे हो सकता है। सब लोग कहते हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा नाम है। जो मेरे नाम का चैन है वो मेरे हैंडसम लुक को डिस्क्राइब करता है और जो मेरी मॉम है इतने में ही वो जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के चूजे पे बहुत ही जोर का मार देती है और गुस्सा होकर कहती है सब्जेक्ट को चेंज मत करो, तुम इतना बोलते क्यों हो। और जो जियांग चैन का चूजा होता है बहुत ही डर जाता है भाई, उसके पसीने निकलने लगते हैं। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जियांग चैन कहता है व्हाट द फक, तुमने ही तो अभी पूछा था ये सवाल। और चिल्लाते हुए कहता है तुम ही हो जो बेकार सी बातें कर रही हो। मैं अपनी फैमिली में सिर्फ एक लौता सन हूँ और मेरी जो हर जनरेशन है उसमें एक लौता सन ही होता है और मैं अपनी फैमिली का 9th जनरेशन का सन हूँ। क्या तुम मेरी फैमिली को खत्म करना चाहती हो मेरे चूजे को मार के। और वो लड़की कहती है अगर मैं कहना चाहूँ तो लगता है तुम सच में अपने जनरेशन के लास्ट फैमिली मेंबर ही रहोगे। तो ठीक है, अच्छा जो मैं पूछती हूँ उनका जवाब दो, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की मुझसे झूठ बोलने की या बड़ी बड़ी बात फेंकने की तो मैं तुम्हारे चूजे को इधर ही खत्म कर दूंगी। और वो सवाल पूछते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ वेनाई सिटी में नहीं देखा, तो तुम मुझे बताओ तुम कहाँ से आए हो। जियांग चैन कहता है मैं नॉर्थ से आया। और लड़की कोला को सामने लाते हुए कहती है तुमने कैसे, आखिरकार तुम्हारे पास एक कोका कोला का कैन कहाँ से आया। जियांग चैन कहता है ये तो कोक है, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है। लड़की कहती है गधे मुझे पता है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं ये पूछ रही हूँ तुमने इसे कहाँ से पाया। जियांग चैन कहता है कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लड़की वापस गुस्सा होकर उसके चूजे पे वापस मारती है लेकिन वो वापस बच जाता है, लेकिन चूजे का हाल दिखाया जाता है कि वो बेहोश हुआ पड़ा रहता है। लड़की कहती है फालतू की बकवास करना बंद करो, जल्दी से बताओ मुझे। मेन कैरेक्टर जियांग चैन इतना डर जाता है कि भाई रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है जीजस मिस प्लीज, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार लो लेकिन मेरे चूजे को ऐसे डराओ मत। और लड़की गन पॉइंट करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तो मैं तुम्हारी विश को जरूर पूरी करूंगी तुम्हें मार के। जियांग चैन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। और जियांग चैन चिल्ला कहता है क्या तुम अपने सीवियर को ऐसे ट्रीट करती हो। और लड़की भी जरा सोचती है और कहती है ठीक है, अच्छा शायद मैं कुछ ज्यादा ही कर रही थी अभी, ये शायद तुम्हारे लिए ज्यादा ही कुछ हो गया। फिर जियांग चैन कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गंदा ख्याल नहीं है। लड़की कहती है ओ तुम जरूर लियांगटोंग सेक्टर नॉर्थ से होगे। जियांग चैन कहता है नहीं, मैं कहीं और अच्छी जगह से आया हूँ, मैं चीजों को जमा करता हूँ किसी और के लिए और हम एक्स्ट्रा को अपने लिए रख लेते हैं। जो तुमने कोक की कैन और वो बॉटल ली थी वो भी एक्स्ट्रा ही था जो मैंने रख लिया था। तुम जो हो भूख से मरी जा रही थी और मैंने तुम्हें बचाया है और हम अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम दोनों को ही सफर करना पड़ेगा। और लड़की कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें इस जगह से क्या चाहिए, जो सारी सुपर मार्केट है और फूड स्टोरेज गोडाउन है सब खाली हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो फ्रिजेस हैं वो भी सब खाली हैं और तुम एक ब्रेड का स्लाइस भी नहीं पा पाओगे, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जियांग चैन कहता है हम साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, मैं अभी पर यहाँ पर आया हूँ। मैं कैसे कहूँ, मैं इस जगह को अच्छे से जानता नहीं हूँ, मुझे एक गाइड चाहिए और मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड भी दूंगा हैंडसमली। वो लड़की कहती है कैसा रिवॉर्ड। जियांग चैन कहता है जरा मेरी पॉकेट में देखो। भाई कुछ और मत सोचो, वो पॉकेट देखने ही बोल रहा है बस। और लड़की देखती है पॉकेट में तो वहाँ पे एक गाजर निकलता है और जियांग चैन कहता है इसे तुम गिफ्ट समझ सकती हो अपने लिए। और लड़की दूर जाके उसे बहुत ही चाव से खाने लगती है और कहती है मैंने तो काफी वक्त से इतनी फ्रेश चीज नहीं खाई है। जियांग चैन कहता है कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। और लड़की को दिखाया जाता है काफी वो लट्टू हो चुकी होती है ये सब चीज के लिए और कहती है क्या सच में। जियांग चैन खुश होते हुए कहता है कि तू कैसा है, क्या तुम सच में मेरे साथ अब काम करना चाहती हो। और हाँ मिस, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। लड़की कुछ देर के लिए शांत रहती है और कहती है सुन जाओ। तो हाँ गाइस, हीरोइन का नाम सुन जाओ होता है और अपनी गन को जेब से निकाल
निकालते हुए कहती है, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, कॉर्पोरेशन में कोई भी अजीब चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, तो सिर्फ कॉर्पोरेशन हमें सीरियसली काम ही करना है। अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे सर में होल कर दूंगी और मुझे टाइम भी नहीं लगेगा ये करने में। तो फर्स्ट एपिसोड अपना खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो लड़की रहती है वो जियांग चेन को गन से धमका रही होती है कि अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब इस एपिसोड में दिखाया जाता है जो जियांग चेन रहता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मिस, सुन जाओ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मुझे एक एक्सपीरियंस गाइड चाहिए। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा सामान? और जो उसका चूजा रहता है वो भी ये सब बातें सुनकर उसकी गुस्सा हो रहा होता है। और सुन जाओ कहती है, तो तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो? क्या तुम स्लेव ढूंढ रहे हो? जियांग चेन कहता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमें स्लेव नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो है टेक्नोलॉजी। और सुन जाओ भी समझ नहीं पाती कि टेक्नोलॉजी इसे क्यों चाहिए। और जियांग चेन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, जैसा कि तुम्हारे हाथ में एक लेजर गन है वैसे ही मुझे चाहिए, और जो तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है वो भी, और ऐसी ही काफी सारी चीजें। लेकिन हम लोग इन सब चीजों को बना नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि इस खाली सिटी में आकर टेक्नोलॉजी की खोज की जाए। फिर सुनजा पास आके कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब को बनाना इतना मुश्किल है? बहुत सारे लोग लाओ बिंग टाउन में इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो, तुम जरूर झूठ बोल रहे होगे। जियांग चेन भी घबरा जाता है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर जियांग चेन कहता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी आगे है फूड प्रोडक्शन और रिसोर्सेज में, लेकिन हम सब टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हो सकते, और यही एक रीजन है कि मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की खोज में आया हूँ। और मन में जियांग चेन सोच रहा होता है, मेरा झूठ इतना सच है कि मैं खुद पर इस पर यकीन कर रहा हूँ। और फिर सुनजाओ कहती है, कुछ भी हो, चलो अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं, तुम मुझे क्या देने वाले हो? और जियांग चेन भी घबरा जाता है और पैसे निकल लगते हैं। मन में सोचता है आखिरकार इस वर्ल्ड की करेंसी क्या है, और कहता है तुम्हें किस तरीके का पेमेंट चाहिए? फिर जियांग चेन कहता है, तुम्हें किस तरीके का पेमेंट चाहिए? सुनजाओ कहती है, टाइप सी बैटरीज, खाना, क्रिस्टल्स, लेकिन मैं अपनी तरफ से खाना ही प्रेफर करूंगी। और अपनी जीभ को लपलपाते हुए कहती है, ओ यार, क्या तुम्हारे पास और भी कैन करी चिकन है? जियांग चेन कहता है कि नहीं, तुमने सभी खा लिया। सुन जाओ उसे घूरी जा रही होती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? जियांग चेन घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। फिर सुन जाओ कहती है गुस्से में आते हुए, लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और अपना पैर उठा के उसके चूजे पे मारने वाली रहती है। और जियांग चेन कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? और सुन जाओ कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? जियांग चेन कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकती। और सुन जाओ वापस उसके चूजे पे मारने लगती है। और जो जियांग चेन रहता है वो तो घबरा के रोने ही लगता है और कहता है, ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें महीने में 10 कैंस दूंगा और उसमें खाना भी जुड़ा होगा अलग से। और जो सुन जाओ रहती है वो इस बात को सुनकर मान जाती है और कहती है, ये हमारी डील हुई। और जियांग चेन भी राहत की सांस लेता है और कहता है, तुम तो बड़ी ही चालाक औरत हो। सुन जाओ कहती है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो। जियांग चेन फिर कहता है, ओए, अब हम आखिरकार साथ में काम कर रहे हैं, तो जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोलो। और जो सुनजाओ रहती है वो रस्सी खोल देती है मेन कैरेक्टर की। जियांग चेन रस्सियों से खुलकर बहुत ही काफी खुश होता है और कहता है, मैं बहुत ही देर से रस्सियों में बंधा था और जो मेरे हाथ है वो काफी नम पड़ गए हैं, मैं इन्हें फील भी नहीं कर सकता। और जियांग चेन आगे बढ़कर खिड़की पे जाके देखता है और कहता है, अरे नहीं, अगर मैं मर गया तो तुम्हें पे कौन करेगा? सुनजाओ कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें सेफ रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग चेन कहता है, जब तक मैं तुम्हारे हाथ से भी न मारा जाऊं तब तक मैं काफी खुश रहूंगा। और कहता है, अब हम क्या करें, क्या हमें इस जगह को छोड़ना चाहिए? वो कहती है, जगह को छोड़ना, ऐसा क्यों? और सुनजाओ कहती है, ये जो जगह है हमारी मीटिंग पॉइंट होगी। जियांग चेन कहता है, ये जगह, क्या तुम्हें सच में लगता है ये जगह मीटिंग करने के लायक है? और सुनजाओ कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये जगह पर सबसे सेफ प्लेस यही है। और हमें स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, रास्तों का। जो रास्ते होते हैं काफी ज़ॉम्बी और क्रीचर्स से भरे होते हैं, म्यूटेटेड क्रीचर्स से। और ये जो जगह होती है वेंगाई सिटी होती है और साल 1990 होता है। और मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि कोई ऐसा जो 2017 में ग्रेजुएट हुआ है वो यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइम ट्रेवल शोज में दिखाया जाता है, लेकिन मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं किया हूँ, बल्कि मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल किया हूँ, अर्थ में ही। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर को, म्यूटेंट क्रिएचर्स, ये सब सारे ज़ॉम्बी होते हैं इस वर्ल्ड के। और यहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है।
थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैन होता है। मेन कैरेक्टर जियांग चैन हमें बता रहा होता है कि मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये एबिलिटी मिल सकती है। अगर मैं बात करूं इसके पीछे की वजह की तो मुझे कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है एक स्टार रहता है जो कि गैलेक्सी में घूम रहा होता है और घूमते घूमते अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। ये समय होता है जून 2017। अर्थ से आवाज आ रही होती है टूट टूट, हेलो हेलो मॉम, ये मैं हूँ। ये कन्वर्सेशन जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर जियांग चैन और उसके मॉम के बीच रहती है। हम थोड़ा इसे जल्दी फिनिश करेंगे। हे मेरे बेटे, तुम कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जियांग चैन कहता है, हाँ मॉम, अच्छा चल रहा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अच्छा? क्या तुम्हारा काम सच में अच्छा है या नहीं? तुम मुझे वापस कहीं पैसों के लिए तो नहीं कॉल कर रहे हैं ना? जियांग चैन कहता है, हाँ मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और ये आखिरी बार होगा मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और जब मैं अच्छी जॉब पा जाऊंगा तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। मॉम कहती है, आखिरी बार तुमने ये चीज बहुत बार कह चुकी है। तुम्हें ग्रेजुएट हुए 1 साल हो गया है लेकिन तुम अभी भी घर से पैसे मांगते हो। जियांग चैन कहता है, अभी सिर्फ साल ही हुआ है और एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए इतना समय काफी नहीं रहता और इसके लिए टाइम लगता है अच्छी जॉब के लिए ढूंढने के लिए। मॉम कहती है, यह किसने कह दिया? तुम अपने बड़े कजन को देखो, वह एक हाई टेक इंटरप्राइज में ग्रेजुएट करके जॉब में लग गया है और उसे एनुअल सैलरी भी मिलने लगी है। और तुम अपने सेकंड कजन को भी देख सकते हो। जियांग चैन गुस्से में आके कहता है कि हाँ मम्मी आप सही बोल रही हो, जो सारे रिलेटिव्स होते हैं वो फकिंग ऑसम होते हैं। मॉम कहती है, क्या तुमने क्या कहा? और जियांग चैन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मी कहती है, तुम बेटा मम्मी की बात सुनो, इस बिग सिटी में सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम्हें वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही तो तुम घर आ जाओ, तुम्हारे डैड अपने पहचान का इस्तेमाल करके तुम्हें पिग फार्म में एक जॉब दिला देंगे। मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं भूल जाओ, मैं कोई भी सुअर पालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मॉम चिल्ला के गुस्से में कहती है, आखिरकार बुराई क्या है सुअर पालने में? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए हम लोग ने पैसे कहाँ से पाए थे? और मेन कैरेक्टर भी जियांग चैन घबरा जाता है और कहता है, शिट, मम्मी तो वापस से शुरू हो गई। उसकी मम्मी इतना जोर से चिल्ला रही होती है कि जियांग चैन के बाल भी उड़ रहे होते हैं हवा में टूट के। वो कहती है, तुम्हें सुअर को थैंक्स करना चाहिए ये सब चीजों के लिए। और जियांग चैन कहता है, हाँ मॉम, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं रखता हूँ फोन। और मम्मी का फोन काट देता है और कहता है, जीसस क्रिस्ट, अगर मैं कहूंगा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मेरी मम्मी की आवाज एक शेर की आवाज से कम नहीं है। और वह परेशान होके एक बियर की कैन अपने जेब से निकाल के पीने लगता है। और जियांग चैन हमें बताता है कि मेरा नाम जियांग चैन है, मेरी उम्र 23 साल है इस साल, और मुझे साल बीत गया है ग्रेजुएट हुए और मेरे पास अभी तक कोई भी अच्छी जॉब नहीं है। और वो बियर पी के पूरे नशे में आ जाता है। सामने देखता है तो एक शूटिंग स्टार जा रहा होता है और उसे देखते ही कहता है कि माना जाता है कि शूटिंग स्टार को देख के कोई भी विश मांगता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। मैं विश मांगता हूँ एक अच्छी जॉब के लिए और मैं उस जॉब को बहुत ही सीरियसली लूंगा और मैं बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला हूँ और मैं बहुत ही जल्दी प्रमोट होने वाला हूँ और मैं मैनेजर बन जाऊंगा और मैं सीईओ के लिए अपॉइंट हो जाऊंगा और मैं अच्छी लड़की से शादी कर लूंगा और मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही ऊंचे शिखर पर होऊंगा। बहुत ही मजा आएगा। और यह सब सोच बहुत ही खुश होता है। और जब जियांग चैन की नजर स्टार पर जाती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखाया जाता है। और जियांग चैन कहता है, क्या शूटिंग स्टार ने अपनी डायरेक्शन चेंज की? ये तो बहुत ही अजीब है। ओह शिट, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। और यस बोलते ही जो स्टार रहता है मेन कैरेक्टर बहुत ही करीब आ जाता है और मेन कैरेक्टर की जियांग चैन की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत फनी होती है। वो मन में ही कहता है, शिट, ये स्टार ने तो मुझे ऑफ गार्ड ही पकड़ लिया। और वो स्टार जो रहता है वो मेन कैरेक्टर जियांग चैन से टकरा जाता है। और साथ ही जियांग चैन बताता है कि अगर मैं जोर से चिल्ला के भी कहूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा कि एक टूटता वो सितारा मुझसे आके टकरा गया अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद। और दिखाया जाता है जो स्टार की पावर होती है वो वहाँ पर गायब हो जाती है और मेन कैरेक्टर जियांग चैन के बॉडी के अंदर समा जाती है। और जियांग चैन बताता है कि हाँ, ये इसी एक्सीडेंट से मुझे अपनी पावर मिली, मल्टी यूनिवर्स टाइम ट्रेवल। फिर उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि जो 100 किलोवाट्स की पावर होती है वो इस टैटू को चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से मैं टाइम ट्रेवल कर पाता हूँ। और मैंने इसके साथ ये भी जाना कि टाइम ट्रेवल के अलावा भी ये टैटू एक इंडिपेंडेंट सब स्पेस कंटेन करता है। और आसान भाषा में कहा जाए ये एक स्टोरेज डायमेंशन है। इसके अंदर काफी बड़ा स्पेस रहता है जिसके अंदर मैं काफी कुछ सामान रख सकता हूँ। और यहीं पे हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 4th एपिसोड स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है जियांग चैन अपनी पावर यूज कर रहा होता है और साथ ही बता रहा होता है जो बटरफ्लाइज होती हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में वो बिना कुछ सोचे समझे अपने पंखों को हिलाती रहती हैं
और ऐसा करने से टेक्सास में टोर्नेडो भी फॉर्म हो सकता है 1 हफ्ते बाद। और ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस से फ्यूचर चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है जो फ्यूचर है उसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और जो मेरा फर्स्ट मल्टीवर्स ट्रैवल है वो मुझे एक सुनसान घर में ले गया। जियांग चेन वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ ही मन में सोचता है कि लगता है इस घर में कोई नहीं है, और सामने ही पाता है देखते ही वहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े होते हैं और उनके पास जाके पेपर्स को देखने लगता है। उसमें काफ़ी जानकारी लिखी रहती है और साथ ही जियांग चैन पढ़ते हुए मन में सोचता है कि यह 2190 टाइम है और ये अभी भी वेंगाई सिटी है चाइना में, लेकिन ये असलियत से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा किसने सोचा था कि फ्यूचर में ये सब होने वाला है इतने साल। और जाके खिड़की में ही देखने लगता है और कहता है मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए, चलो देखते हैं कि वर्ल्ड कैसा है। और बाहर जाके देखता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखता है और उसको देख के ही जियांग चैन छुप जाता है और मन में साथ ही सोचता है कि ब्लडी हेल, ये क्या कोई म्यूटेटेड क्रिएचर है, ये क्या है आखिरकार, ये तो बहुत ही डेंजरस है, मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा। और जियांग चैन वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपने टाइम पे और अपने घर में आ जाता है और टैटू को देखता है तो वो गायब हो गया होता है, मतलब कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होती है। और उस टैटू को चार्ज करने के लिए जियांग चैन को अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ानी होगी, तो वो प्लग में अपनी उंगलियों को डाल लेता है और उसे काफ़ी करंट लगता है जिससे उसका टैटू भी चार्ज हो जाता है। और जियांग चैन इलेक्ट्रिसिटी से खांसते हुए कहता है ज़रूर उस वर्ल्ड में कोई प्रीसियस चीज़ होगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट, अगर मैं वहाँ किसी प्लान के बिना नहीं गया तो मैं मुसीबत में आ सकता हूँ। अरे हाँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए। जियांग चैन शॉपिंग मॉल आ जाता है और वहाँ पे कैन फूड खरीदने लगता है, इंस्टेंट नूडल भी, और इतना सामान लेता है कि 3 दिन चल सके। और वो वहाँ पे रात रुकने की नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहा था अगर कुछ गलत हो जाए। और जियांग चैन तैयारी करके वहाँ पर वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है और अच्छे से अपनी लैंडिंग करता है और साथ ही सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत ही शांति रहती है और मन में साथ ही सोचता है कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है दिन के समय में, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आखिरकार मैं इस दुनिया को अभी तक अच्छे से जानता नहीं हूँ, सबसे पहले मुझे एक सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर। और जब पीछे देखता है जियांग चैन तो उसे एक घर दिखता है पीछे और कहता है ये घर तो चलेगा, मुझे यहीं पर जाना चाहिए। यहाँ का दरवाजा बंद है, क्या यहाँ पर कोई अंदर है? और अंदर झांकते हुए कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। और अंदर आके साथ ही इधर उधर देखने लगता है और कहता है लगता है यहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई नहीं था, ये ज़रूर सेफ होगा। और अचानक कोई जियांग चैन का पैर पकड़ लेता है और हेल्प के लिए बोलने लगता है। जियांग चैन लेकिन इससे काफ़ी डर जाता है और कहता है होली काऊ, ये तो गोश्त है, और उसे एक लात से मार देता है जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। और वह आवाज़ सुन के जियांग चैन कहता है ये तो इंसान की आवाज़ है। और नीचे दिखाया जाता है तो एक लड़की रहती है और लड़की बोलती है तू साले कमीने, मैं तेरे को मार डालूंगी। और उसकी शक्ल दिखाई जाती है, ये सुनजावी होती है। दोस्तों ये सब स्टोरी पास्ट में चल रही होती है, हमारा जियांग चैन ही ये सब बता रहा है। और फिर लड़की की शक्ल को देख के जियांग चैन कहता है वाह क्या है ब्यूटी है, मुझे इसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए, मतलब कि मुझे इसे अपने हाथों से बचाना चाहिए। मेरी परी तुम्हें क्या हुआ? और परी कहती है पानी, मुझे पानी चाहिए। जियांग चैन सुनजाओ को ऐसे ही छोड़ देता है जिसकी वजह से उसका सर नीचे जाके टकराता है और जियांग चैन उसे छोड़ के बॉटल ढूंढने लगता है अपने बैग में। कहता है कि पानी चाहिए ना तुम्हें, रुक जाओ। अच्छा हुआ मैं पानी लेकर आया था और 2 एक्स्ट्रा बॉटल भी लाए अपने साथ। और पानी पिलाते हुए कहता है जल्दी जल्दी पानी पी लो। और सुनजाओ जो रहती है पानी पी लेती है और कहती है मुझे भूख लगी है। और वापस से जियांग चैन उसका सर छोड़ देता है जिसकी वजह से वो वापस टकराती है और जियांग चैन खाना निकालने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैं कैन फूड भी लाया हूँ, बस 1 सेकंड रुको। और उसे टकराने की वजह से सुनजाओ कहती है मैं तुम्हारे नट्स को क्रैक कर दूंगी तुम अगर ऐसा करोगे तो। और जियांग चैन को समझ नहीं आता है क्या कह रही है नट्स के बारे में, क्या ये अपने आप को नट्स बोल रही है, क्या इसे भूख लगने की वजह से ये पागल हो गई है। और उसे उठा कहता है तुम नट्स नहीं हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और यह सब सुनकर सुनजाओ गुस्सा हो रही होती है और जियांग चैन फूड कैन से फूड निकालकर उसे खिलाने लगता है और सुनजाओ यह सब देख उसे एकदम हीरो को जैसे फील करने लगती है। और यहीं पे हमारा 4th एपिसोड खत्म होता है। 5th एपिसोड में दिखाया जाता है
जियांग चैन हमें बता रहा होता है। और इसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली आप सब लोग ने तो देख ही लिया है। मैंने सोचा था पहले कि ये मुझे अपना दिल दे देगी, लेकिन किसको पता था ये मुझे बांध कर टॉर्चर करने वाली है। लेकिन अच्छी बात है कि ये उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और जो सुनजाओ रहती है, वो जो डोर रहता है वहाँ पर कीले ठोक रही होती है ताकि वहाँ पर कोई आ न सके। और साथ ही जियांग चैन सोच रहा होता है अगर मैं इसके अलावा किसी और स्कमबैग से मिल जाता या किसी स्लेव ट्रेडर से मिल जाता तब तो मेरे साथ कुछ सही नहीं होता और मैं बहुत ही मुसीबत में पड़ जाता। यहाँ पर डेंजर हर जगह है। और अच्छी बात यह है कि इस लड़के के साथ मेरी अच्छी डील फिक्स हो गई है। और जो सुनजाओ रहती है वो कहती है हे तुम अपने सप्लाईज को कैसे ट्रांसपोर्ट करने वाले हो यहाँ पर। और जियांग चैन कहता है मेरे पार्टनर्स के पास रास्ते हैं और तुम्हें ये सब के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जियांग चैन मन में सोचता है कि मैंने पेंटिंग जो पहले देखी थी उनकी कीमत मिलियंस में होगी और उन पेंटिंग्स को जरूर किसी ग्रेट पेंटर ने बनाया होगा। और अगर मैं पेंटिंग्स को पास्ट में ले गया तो उनके पेंटर्स पास्ट में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो उन्हें ले जाके भी कोई मतलब नहीं होगा और उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके बारे में भूल जाते हैं। और जब जियांग चैन ऐसे ही देख रहा होता है तो उसकी नजर स्पेयर पार्ट्स पे पड़ती है और वहां पे जाके देखने लगता है और कहता है जरा सुनो, क्या ये डिवाइसेस है यहाँ पर, क्या ये हाईटेक हैं? ये डिवाइसेस सुनजाओ से पूछता है जियांग चैन। और सुनजाओ कहती है ओ तुम इनके बारे में बात कर रहे हो। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद काम करना बंद कर दिए। हालांकि तुम इनमें से कुछ पार्ट्स को निकाल के ट्रेड कर सकते हो और ये काफी यूजफुल होंगे। और ऐसी चीजें काफी सर्वाइवल बेस में कुछ लोग करते हैं। और जियांग चैन साथी उसे देख के मन में सोच रहा होता है कि अगर ये चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब इसे जरूर कोई बनाने वाला होगा। और अगर मैं इसे खाने से ट्रेड करूं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो खाने के लिए मेरे पास काम करना चाहेंगे। और आखिरकार सोचा जाए तो ये एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है और ऐसी स्किल्स भी कोई काम की नहीं अगर तुम्हारे पास खाना ना रहे। और जिसके पास एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में पावर है उसी के लिए सब लोग काम करना चाहेंगे और उसी के हाथ में वेपन्स टेक्नोलॉजी सारी चीजें होंगी। सुन जाओ फिर कहती है अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो तुम्हें इस बिल्डिंग को जरा भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपनी आवाज नीचे रखेंगे तब तक ये ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर इस एरिया में कोई भी पावरफुल म्यूटेंट नहीं है और इस बिल्डिंग को बनाना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। जियांग चैन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे पता है मैं ज़ॉम्बीज के लिए इस बिल्डिंग को सेफ नहीं बना रहा हूँ। मुझे पता है अगर हम इन ज़ॉम्बीज को अकेले छोड़ देंगे तो ये हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सब बाहर वालों के लिए कर रहा हूँ, तुम समझी। मैं जरूर श्योर हूँ तुम जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होगी कि रात को कोई तुम्हारे पास आके तुम्हारे सिर में गन रख दे। हम कुछ टाइम तक इस सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये हमारा सप्लाई पॉइंट होने वाला है। सुन जाओ भी इस बात के लिए मान जाती है और जियांग चैन को बॉस कह के बुलाती है और मन में साथ ही सोच रही होती है यहाँ पर वैसे कोई परेशान नहीं करने वाला क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी टूटी फूटी हुई है। और जियांग चैन चेयर में जाके बैठ के कहता है क्या तुम्हें इस जगह का मैप है? सुन जाओ जवाब देती है तुम्हारा ईपैड क्या है, मैं तुम्हें डायरेक्टली सेंड कर देती हूँ। और जियांग चैन कहता है ईपैड ये क्या है? सुन जाओ बताती है ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो यही ईपैड है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास ईपैड नहीं है। जियांग चैन भी बड़े अजीब तरीके से कहता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, लेकिन सुन जाओ अपना जो ईपैड रहती है अपने हाथ से निकाल के जियांग चैन को दे देती है और कहती है ऐसा सोचना बहुत ही मुश्किल है कि तुम्हारे पास ईपैड नहीं है और तुम बिना ईपैड के ही सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। क्या तुम डरते नहीं हो रेडिएशन से कि ये तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है? ये लो मेरा ईपैड तुम। और जियांग चैन ईपैड देने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और कहता है ये तो मुझे काफी अच्छे से फिट बैठ रहा है, तुमने इसे कहाँ से पाया? सुन जाओ कहती है मैंने एक बॉडी से पाया जो कि ज़ॉम्बी बन गया है। और यह सोच के जियांग चैन बहुत ही डिस्गस्टिंग फील करता है और ईपैड में एक पैनल खुल जाता है जहाँ पे जियांग चैन की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उसकी मसल की ताकत और बोन की ताकत, ब्रेन सेल एक्टिविटी, रेडिएशन लेवल और उसका स्टेट कैसा है, ये सब लिखा होता है। लेकिन सुन जाओ ये सब देख के कहती है ओ तुम्हारी एबिलिटी कोई भी 20 के ऊपर नहीं है, क्या तुम सच में एक मर्द कहलाने के लायक हो? और उसका इशारा उसके चूजे पे होता है। और जियांग चैन कहता है टेस्ट करते हुए क्या तुम्हें ट्राई करना है? हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो सुन जाओ रहती है अपने हाथ में गन पकड़ते हुए कहती है एक जवान लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, क्यों ना तुम ट्राई करो एक बार। और फिर हमें चूजे को दिखाया जाता है, वो अपने बिल से निकलते हुए कहता है होली शिट, मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, अब यही टाइम है, करो या मरो।
लेकिन जो सुनजाओ रहती है उसकी गन उसके सामने आ जाती है और चूजा डर के मारे वापस अपने बिल्के में चला जाता है और कहता है मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। और यह सब देख जियांग चैन मन में सोच रहा होता है ये काफी डेंजरस है, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं ऐसी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में करूं। पैसे के साथ मैं किसी भी लड़की के साथ एंजॉय कर सकता हूं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसे अचानक एक लड़की याद आ जाती है और उसे सोचते ही मन में कहता है मुझे ये अचानक याद क्यों आ रही है, यही थी जिसने मुझे अपने जॉब से निकाला था। मुझे अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इसे याद न करूँ। और सुनजाओ जो रहती है उसके पास आके झुक कर कहती है क्या हुआ लिटिल बॉस, तुम इतने शांत क्यों हो अचानक। और जो जियांग चैन रहता है सुनजाओ के मेलेंस को देखकर उसके खून निकलने लगता है नाक से और कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे बस कुछ पास्ट की बातें याद आ गई थी। सुन जाओ साथ ही मन में सोच रही होती है मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, मुझे इसे अफोर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुझे फूड प्रोवाइड करने वाला है और जब तक ये मुझे फूड प्रोवाइड करेगा तब तक मुझे कोई भी चिंता नहीं है स्ट्रगल करने की फूड के लिए। और हाँ, ये जो नया मेरा बॉस है ये एक नाइस बंदा लगता है और फिर भी नाइस गाय इस वर्ल्ड में देखा जाए तो मीनिंगलेस है। और यह सोच सुनजाओ थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। जियांग चैन यह देख कहता है तुम ऐसे हंस क्यों रही हो। सुनजाओ कहती है क्या सच में मैंने हंसा अभी, और तुम क्या ये नहीं सोचते कि मैं हंसते हुए काफी अट्रैक्टिव दिखती हूँ। और जियांग चैन घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आंसर किस चीज में दूं, हाँ या ना में। और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियांग चैन सोच रहा होता है ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और इस वर्ल्ड के जो नॉर्मल सिविलियन हैं उनको जो इक्विपमेंट है वो मेरे वर्ल्ड में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं और मैं उन्हें ऐसे ही अपने वर्ल्ड में ला के ट्रेड नहीं कर सकता। तो मुझे जो गोल्ड है इस दुनिया से मुझे अपनी दुनिया में ले जाके ट्रेड करना पड़ेगा। और सुन जाओ या सुन कहती है क्या मैंने सही सुना, क्या तुम्हें गोल्ड चाहिए। जियांग चैन कहता है कि इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में गोल्ड की कोई भी कीमत नहीं होगी। यहाँ पर सब लोग जो भूख के लिए मरते रहते हैं इस चीज की कोई भी चिंता नहीं करेगा अगर मैं उन्हें गोल्ड के बदले खाना दूं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो जो गोल्ड है मेरे लिए अभी भी वैल्यूएबल है और मैं उसे एक्सचेंज के तौर पर यूज कर सकता हूं। और सुन जाओ रहती है अच्छा तो और बताओ। फिर जियांग चैन रहता है बोलता है तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सुन जाओ कहती है ठीक है अच्छा, मैं अब तुमसे पूछना बंद कर देती हूँ, अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। लेकिन जो जियांग चैन रहता है अपने पास से एक ब्रेड का टुकड़ा सुनजाओ की तरफ बढ़ाता है और कहता है ये लो। और जो सुनजाओ रहती है ठीक है अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ अच्छा अभी। और जियांग चैन रहता है बोलता है क्या चाहिए मुझे, क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगा। सुनजाओ यह सोच रही होती है कि जियांग चैन उसे ब्रेड देके कुछ काम करवाना चाहता है और इसी का जवाब जियांग चैन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगा। और साथ ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसके साथ ज्यादा जोक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मेरे चूजे को काटने में वक्त नहीं लगाएगी। और साथ ही जियांग चैन कहता है सुनजाओ से ये लो ब्रेकफास्ट, दिन का मैं तुम्हें 3 बार खाना दूंगा और मुझे लगता है तुम लंच जरूर बाहर का करना चाहोगे, इसलिए ये लो तुम्हारे लिए कैन फूड। और सुनजाओ भी कहती है क्या तुम मेरे खाने का ख्याल रखोगे। और जो सुनजाओ रहती है वो कैन फूड को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और साथ ही सोच रही होती है कि मैंने अब तक काफी विलेंस को देखा है जो अपने ही परिवार वालों को मार कर खाना चाहते हैं इस वेस्ट वर्ल्ड में, और मैं कई कैनिबलेबल बैंडिट से भी मिल चुकी हूँ जो मुझे पकाकर खाना चाह रहे थे, लेकिन मैं अब तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो मेरी चिंता करता हो इतना। और वो ऐसा ही इमोशनल हो के यह सब सोच के ब्रेकफास्ट खा रही होती है। और जियांग चैन कहता है अगर तुम अच्छे से नहीं खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा और तुम्हें ब्रेकफास्ट करना भी जरूरी है। और हाँ, सुबह सुबह कुछ खाना जरूरी रहता है ताकि एनर्जी मिली रहे। और मन में सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है, ब्रेकफास्ट लंच जैसी यहाँ पर कोई चीज नहीं होती। सुनजाओ उसे ब्रेड के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हें गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उस गोल्ड को मूव करना आसान नहीं होने वाला है। हम उसे ढूंढ तो लेंगे लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जो बाकी सारी इलेक्ट्रिक चीजें थी व्हीकल से अब वो काम करना बंद कर चुके हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी एडवांस की वो सारी डैमेज हो चुकी हैं और हमारे पास कोई प्रोफेशनल भी नहीं है जो इन सारी चीजों को रिपेयर कर सके। और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कोई भी चलाने लायक कार ढूंढ सकती हूँ यहाँ पर। और जियांग चैन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस गोल्ड को ढूंढने में ध्यान दो और उसके सराउंडिंग को देखो और डेंजर का कितना लेवल है उस सराउंडिंग में, और गोल्ड आखिरकार है कहाँ, बस इतना ही तुम्हें ध्यान देना है और तुम रात होने से पहले ही आ जाना। सुनजाओ कहती है ठीक है मैं समझ गई
और जो zombies होते हैं वो डार्क होने के बाद काफी स्मार्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ। और सुनजाओ अपना बैग पैक करने लगती है, फ्लैश लाइट, वेपन, फूड और प्रोटेक्टिव सूट पहन लेके, और वहां से निकलने लगती है। जियांग चेन कहता है कि बाय द वे, क्या तुम अपना ईपी स्टेटस दिखा सकती हो? और सुनजाओ भी समझ नहीं पाती, लेकिन अपना ईपी स्टेटस दिखा देती है और वहां से दिखाते हुए चली जाती है। लेकिन जो जियांग चेन रहता है उसका ईपी स्टेटस देख के काफी शॉक होता है, क्योंकि उसका ईपी स्टेटस 30 पॉइंट से जियांग चेन से ज्यादा था, और मन में ही सोच रहा होता है, होली काऊ, क्या इंसान कहलाने के भी लायक है? और साथ ही अब अपने टैटू को देखते हुए कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और वहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपने वर्ल्ड में और बेड में ही पड़ा रहता है और कहता है यहाँ पर मैं काफी सेफ फील कर रहा हूँ। और टैटू को देखते हुए कहता है कि लगता है इसे रिचार्ज करने का टाइम आ गया। और वहाँ पे प्लग पे ध्यान देता है तो सोचता है कि प्लग में चार्ज करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इधर आ जाता है और साथ ही मन में सोचता है अगर सुनजाओ वापिस आ गई और मुझे नहीं देखी तो जरूर मुझे ढूंढने लगेगी और ये अच्छा नहीं होगा, तो मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करूंगा? मुझे जल्दी से जल्दी चार्ज होना पड़ेगा। और वो अपने हाथ में दोनों वायर को पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर का झटका लगता है और साथ ही हंसकर कह रहा होता है ये तो काफी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो उसके वायर को छूने की वजह से वहाँ की जो लाइट रहती है पूरी गायब हो गई होती है और जो पड़ोसी रहते हैं काफी कर्ज कर रहे होते हैं कंपनी वालों को। इस साले कंपनी लोग अच्छे से लाइट भी नहीं ये लोग देते, पूरा अंधेरा हो चुका है, मेरा मैच जाने वाला है। और लड़की कहती ओ पा रोते हुए, आखिरकार लाइट कहाँ गई? अब मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे तो अंधेरे में। आज जो जियांग चेन रहता है यह सब देख डर के मारे वहां से भाग जाता है और कहता है लगता है मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से। जियांग चेन अपने घर आके अपने बेड में लेट जाता है और मन में साथ ही सोचता है कि लगता है मुझे एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने चार्ज करने के प्रॉब्लम के लिए। क्या मुझे सर्किट को मॉडिफाई कर लेना चाहिए? लेकिन ये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि पावर कंजप्शन काफी ज्यादा होगी और मैं अथॉरिटीज को मतलब गवर्नमेंट को की नजर में नहीं आना चाहता। और क्या मुझे कहीं और रहना चाहिए? क्या मुझे रेंट में वेयर हाउस लेना चाहिए जिसकी करंट की कैपेसिटी ज्यादा हो? डैम इट, ये काफी अच्छा होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा मैं किसी और चीज को पावर सोर्स की तरह यूज कर सकता। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियांग चेन अपनी ईपी वॉच को ही देख रहा था और ईपी वॉच में एक मैसेज लिख के आता है कि जो रेडिएशन है उसकी एक लिमिट है, अगर वो 50 के लिमिट के ऊपर जाएगा तो जो होस्ट है उसके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। कंप्यूटर यह रेकमेंड करता है कि ईपी में कुछ आयोडीन स्टोर कर लिया जाए जिससे रेडिएशन कंट्रोल में रहे और यूजर को कुछ असर न पड़े। और जियांग चेन भी कहता है ओके आयोडीन से ठीक हो जाएगा, तो वो आयोडीन का यूज करके स्टोर कर लेता है जिसकी वजह से उसका रेडिएशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और उसको भूख लग रही होती है तो अब खाना बनाने किचन में चला जाता है और वहाँ पे काफी टेस्टी अपना खाना बनाता है और खुश होता है काफी और कहता है मैं ऐसे ही नहीं ओरिएंटल शेफ एग्जाम का चैंपियन था। और खाते हुए सोचता है कि मैं सोचता हूँ सुन जाओ आखिरकार कितना गोल्ड कलेक्ट की होगी अभी तक वो दुनिया में, और ये जो खाना खा रहा हूँ मैं वो अगर एपोकैलिप्टिक दुनिया में हो तो सब लोग तो इस खाने के लिए पागल ही हो जाएंगे और थोड़े से खाने के लिए काफी लड़कियां मेरे पीछे भी पड़ जाएंगी। और बियर पीते हुए कहता है अच्छा है कि मैं उस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन अगर सोचा जाए अगर इस दुनिया में भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो एक यूजलेस ग्रेजुएट होने की वजह से मैं जरूर किसी कोने पे पड़ा होऊंगा। लेकिन हाँ मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए। जियांग चेन अपने आप को थप्पड़ मार के कहता है और कहता है मुझे फोकस करना चाहिए वापस जाने के लिए और अपनी प्रिपरेशन करने लगता है। अपना बैग ले लेता है और टैटू देखता है पूरा चार्ज है या नहीं और कहता है वेट अ सेकेंड, मुझे फ्रिज से कुछ ज्यादा सामान भी ले लेना चाहिए। और वहीं पे अपना टेलीपोर्टेशन शुरू कर देता है और जहाँ पे वो एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में था वहीं पे वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और लैंड हो जाता है। और वहीं आके सोफे पे बैठ के अपने टैटू को देखने लगता है। सोचता है कि लगता है इस बार ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं हुई, क्या मेरा वेट चेंज हो गया है या स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि चेंजेस के साथ इसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। खैर मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, चलो जाना दो, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो रूम के अंदर ही जाके देखने लगता है और सोचता है मुझे इस चीज को कैसे चलाना चाहिए, ये तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट लगता है। और वहीं पे एक स्विच रहता है उसको दबा देता है और फिर लाइट ऑन हो जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स रहते हैं और जियांग चेन भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है।
जियांग चैन फिर एक चेयर में जाके बैठता है और कहता है यहाँ रहना उतना भी बुरा नहीं है। और फिर बाहर से आवाज आती है और जियांग चैन बाहर जाके देखता है स्कोप से, तो वो सुनजाओ होती है और कहता है उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगता है वो कुछ लेकर आ रही है। और जो सुनजाओ रहती है वो उस गेट जो रहता है उसके नीचे खड़ी रहती है और छलांग लगा के उसके पार कूद रही होती है। लेकिन जो जियांग चैन रहता है उसी टाइम बटन दबा के गेट खोल देता है, जिसकी वजह से जो सुनजाओ रहती है वो गेट से गिर जाती है। और उसकी वजह से सुनजाओ गुस्सा होके जियांग चैन को एक मुक्का मारती है और कहती है तुम चूजे के बच्चे कहीं के, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जियांग चैन कहता है कम ऑन, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था। और सुनजाओ फिर वो बैग को सामने लाके कहती है ये काफी थकाने वाला काम था और जो बैंक है वो काफी ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और मुझे इस बैग को लाने में 2 ईपी की बैटरी लग गई। और जो बैंक का वॉलेट है वो एक लोहे की लेयर से सील है, मैं उसे ओपन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं वीआईपी रूम से ये गोल्ड बार्स को ले आई हूँ। और वो गोल्ड बार्स को सुनजाओ जियांग चैन की तरफ फेंक देती है। लेकिन जब जियांग चैन उसको उठाता है तो काफी वजन पाता है उसको और उठा नहीं पाता और मन में सोचता है ये जो लड़की है इसने ये बैग को गोल्ड के सब उठा के यहाँ पर लाई है, ये काफी हैवी है लेकिन। और कहता है चलो ठीक है, अच्छा ये लो कोल्ड ड्रिंक। और सुनजाओ उसे कैच करके पीने लगती है और कहते हैं ये तुमने कहाँ से पाया? और जियांग चैन कहता है ये लगता है तुम्हें काफी पसंद आया। और सुनजाओ फिर सवाल करती है ये तो काफी अच्छा है और ये ठंडा भी है अभी। जियांग चैन घबराते हुए कहता है हाँ, जो फ्रिज है वो अभी भी काम कर रही थी। फिर सुनजाओ कहती है कोई भी बात हो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं बताने वाले तुम इसे कहाँ से पाए, तो मैं पूछूंगी नहीं तुमसे सवाल। तो बताओ अब हमें आगे क्या करना है? और चेयर पे जाके बैठती है और कहती है मुझे डर है कि अभी भी हमें प्रोफेशनल की जरूरत होगी, क्योंकि हम उस बैंक के वॉल्ट को ऐसे ही नहीं खोल सकते और वहाँ से हमें गोल्ड भी हटाना पड़ेगा। हमें कम से कम पावरफुल एक्सप्लोजिव चाहिए रहेंगे और हमें एक स्किल हैकर भी चाहिए रहेगा उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने के लिए। और जियांग चैन मन में ही सोचता है क्या तुम मुझे मजाक कर रही हो? अब मैं इस शांति भरी दुनिया में एक्सप्लोजिव कहाँ से लाऊं? और कहता है मैं इन 2 चीजों को कहाँ से ढूंढूंगा? सुनजाओ कहती हैं जो काफी सर्वाइवर बेस है उनके पास यह सब चीजें हैं, जैसे कि जो लीडंग टाउन है वहाँ पर, और वो यहाँ से काफी दूर भी नहीं है। और जियांग चैन पूछता है वो यहाँ से कितना दूर है, क्या वो यहाँ से ज्यादा दूर है? और सुनजाओ जवाब देती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जगह जो है काफी इंटरेस्टिंग है और हम अगर कंपेयर करें जहाँ पर हम रह रहे हैं तो वो जगह काफी एक्सपेंसिव है। जियांग चैन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सुनजाओ समझाती है वहाँ पर जिसका वहाँ पे घर है और जो अपनी फ्रीडम को बेच चुका है और लेबर कर रहा है, उनके अलावा जो विजिटर्स वहाँ पे आते हैं उनको 1 एनर्जी यूनिट वर्थ का एक क्रिस्टल या फिर उसके अलावा कोई भी आइटम उसी वैल्यू का देना पड़ता है। और जियांग चैन पूछता है 1 एनर्जी यूनिट क्रिस्टल ये क्या है? और जो सुनजाओ रहती है अपने मेलन्स के बीच अपना हाथ डालती है और वहाँ से एक क्रिस्टल निकालती है और वो कहते हैं ये चीज, ये जो क्रिस्टल है वो 37 एनर्जी यूनिट बचा हुआ है इसके अंदर, तुम इसे चेक कर सकते हो अपनी ईपी का इस्तेमाल करके। और ये इतना भी आसान नहीं है इसे पाना, जो काफी स्ट्रॉन्ग जो ज़ॉम्बीज रहते हैं उनके हेड पे ये चीज कंडेंस होती है क्रिस्टल, और हम उसे मार के ही ज़ॉम्बी को इसको पा सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी तुम उस ज़ॉम्बी के पास मत जाओ क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। 9th एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो जियांग चैन रहता है उस क्रिस्टल को देख रहा होता है और कहता है ये जो 1 एनर्जी यूनिट क्रिस्टल है वो किस काम का है? और वो अपने हाथ में क्रिस्टल को ले लेता है जिससे ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और जो सुनजाओ कहती है कि हमें इसे एक कैंड फूड में मिल सकता है और इससे और काफ़ी चीज़ में मिल सकती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, टाइप सी चार्जर, एनर्जी वेपन क्लिप्स, और भी हम काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं इसके साथ। जियांग चैन रहता है उस क्रिस्टल को ही देख रहा होता है जिससे ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और उसके हाथ में एब्जॉर्ब हो रही होती है। और जियांग चैन सोचता है लगता है इससे टैटू भी चार्ज किया जा सकता है जिससे मैं यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर सुनजाओ कहती है ये जो क्रिस्टल है इस दुनिया में करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है और तुम इससे किसी भी लड़की को भी खरीद सकते हो अपने साथ एक रात गुजारने के लिए, जिससे हमारा जियांग चैन शर्मा जाता है और सामने 3 कैन फूड रखते हुए बोलता है जो 37 एनर्जी यूनिट्स हैं मैं उनको ट्रेड करता हूँ ये कैन फूड के साथ, क्या कहती हो तुम? और जो सुनजाओ रहती है बोल देती है ठीक है, अच्छा हमारी डील हुई। सुनजाओ कहती है फिर जियांग चैन को बताते हुए मुझे पता है तुम्हारे साथ काफ़ी फूड है लेकिन तुम ऐसे ही ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा और तुम अगर ऐसे ही ट्रेड करते जाओगे तो तुम बहुत ही डिसएडवांटेज में इस दुनिया में रह पाओगे। हालांकि ये जो यूनिट्स हैं काफ़ी वर्थ करते हैं फूड के लिए इस दुनिया में, लेकिन इससे भी फ़र्क पड़ता है कि तुम किस टाइप का फूड ट्रेड करना चाहते हो। और जो कैन फूड है लीडिंग टाउन में वो सब म्यूटेंट फिश मीट है और यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे भी फूड है जिसमें सैंड मिलाया जाता है और कहीं कहीं तो ह्यूमन मीट भी मिलाया जाता है उसमें। जो तुमने चिकन करी दी है मैंने इसको पूरी लाइफ में नहीं खाया ऐसा, और ये काफ़ी टेस्टी भी है। जो जियांग चैन रहता है
उसकी बात सुन के काफ़ी चौंक जाता और कुछ बोल नहीं पाता। सुंजाओ कहती है, क्या तुम भरोसा नहीं करते मुझ पर? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो यहाँ के मर्चेंट है वो फूड के लिए गाय भैंस का म्यूटेंट का मीट यूज़ करते हैं। और मुझे एक चांस मिला था कि म्यूटेंट काऊ का मीट खाने के लिए। वो काफ़ी सूखा था, लेकिन फिर भी वो मुझे सेटिस्फाई किया क्योंकि मुझे टेस्टी खाने के लिए उस टाइम था नहीं। और जियांग चैन भी घबरा के बोलता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और साथ ही मन में सोचता है डर के मारे, ये दुनिया उतनी भी सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था, और मैं इस दुनिया में काफ़ी वीक हूँ। अगर इसकी आंख मेरे खजाने में पड़ गई तो शायद मैं बच ना पाऊँ। और मन में गोल्ड को ही देखकर सोचता है, गोल्ड, ये जो गोल्ड बार से शायद इतने काफ़ी होंगे। अब शायद मुझे इस दुनिया में ट्रैवल करना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आना बंद नहीं किया तो शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये मुझे कैन फूड में बनाकर बेच दें, या फिर किसी स्ट्रीट में मैं मरा पड़ा हूँ, या फिर रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो जाऊँ और किसी को ये सब पता भी ना चले। फिर सुन जाओ जियांग चैन के पास आके कहती है, क्या हुआ? तुम मुझ पर भरोसा करते हो क्या? तुम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हो? और जियांग चैन मन में सोचता है कि जियांग चैन, कुछ भी हो जाए, तुम चाहे जितने भी अंदर से घबरा रहे हो, लेकिन कभी भी इसको चेहरे पे दिखाना मत। और साथ ही जवाब देते हुए कहता है सुंजाओ को, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि जो हमारी डील है उस पे हम प्राइस कैसे सेट करें। हालांकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे काफी सारे खाने हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी म्यूटेंट्स को ही खाना बनाया जाता है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। फिर सुंजाओ कहती है, तो ठीक है, अच्छा जैसे कि तुम मेरे एम्प्लॉयर हो तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का जिम्मा उठाऊँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि तुम्हें कोई धोखा न दे अपने गंदे सोच की वजह से। अब मैं इसे कैसे बताऊं? अगर तुम्हारे वेल्थ के पीछे कोई पड़ गया जैसे कि, तो मैं तुम्हारी सेफ्टी का जिम्मा उठा सकती हूँ, और ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा यहाँ से सेफ्टी की जिम्मेदारी रखना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही ट्रेड करने जाऊंगी फ्यूचर में। और जियांग चैन मन में सोचता है कि क्या ये मुझे वार्निंग दे रही है? भूल जाओ, ये मेरे साथ रहेगी तो मेरे परेशानी ही कम होगा। वैसे भी मैंने इससे झूठ बोला है ज्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी होने के लिए। फिर सुंजाओ कहती है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम मुझे गूज़बम्प दे रहे हो। और जियांग चैन भी कहता है, ठीक है अच्छा। और सुंजाओ आगे जाके देखती है फ्रिज खोल के, तो उसे काफी सारा खाना मिलता है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये फ्रिज तो काम कर रही है, मैंने तुम्हें कहा था ना ये काम कर रहा है। और जो सुंजाओ का चेहरा होता है वो काफी लालच से भरा होता है और काफी खुशी से। और जियांग चैन कहता है, फिर यहाँ पर काफी कैन फूड है, चलो हम कुछ आज रात तो खाते हैं फ्रेश। मेरी तरफ से सेलिब्रेशन पार्टी होगी क्योंकि तुम मेरी फर्स्ट एम्प्लॉय हो। और जब ऊपर वाली फ्रिज खोलता है तो सुंजाओ भी शॉक हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या लाए हो? और जियांग चैन जवाब देते हुए कहता है, अपने इमोशन को काबू में रखो, मुझे पता है तुम्हारे पास काफी क्वेश्चंस हैं, हम इसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं खाते समय, लेकिन अभी के लिए क्या तुम टमाटर को काटना जानती हो? और जियांग चैन सुंजाओ के पास आके कहता है, एकदम, आज रात को हम टोमेटो फ्राइड एग खाने वाले हैं। जब से हमने गरीबी में जीना स्टार्ट किया है, पुराने दिनों के लोग इसे ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर थी, हम साथ में रहते थे। और देखा जाए जब न्यूक्लियर विंटर आया था काफ़ी साल पहले हमारे शेल्टर के बाहर की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जो अंदर की हालत थी वो किसी जन्नत से कम नहीं थी क्योंकि हम फैमिली साथ में थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुछ समय बाद बहुत सारे मर्सनरी ग्रुप, वो स्पेशली गरीब डिफेंडेड और नए शेल्टर्स को टारगेट करते हैं, और उन्होंने फ़ायदा उठाया बाकी की काइंडनेस का जो लोगों के अंदर थी। वो अपने शेल्टर से बाहर आए और उनकी हेल्प करना चाहे, लेकिन उन्होंने उनके सर्वाइवल सप्लाईज को चोरी कर लिया और वहाँ की पॉपुलेशन को बहुत ही भारी नुकसान पहुँचाया। और तभी इस इंसिडेंट के बाद मैं बड़ी हुई और बन गई क्वालिफाइड वेस्टलैंड सर्वाइवल के लिए। फिर जियांग चैन कहता है, हे जरा अच्छे से स्लो करो। और जो सुंजाओ रहती है वो टमाटर काट रही होती है और ये सब जो रहती है उसी की कहानी रहती है। और जियांग चैन कहता है, तुम तो टमाटर के नीचे की कटिंग बोर्ड को भी काट रही हो। आखिरी बार तुमने आखिरकार कब खाना बनाया था? लेकिन सुंजाओ के पास कोई जॉब नहीं होता। और जियांग चैन कहता है, जो एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें काफ़ी आराम से करना पड़ेगा, तुम्हें जो है अपने दिल और आत्मा को इस प्रोसेस में लगाना पड़ेगा इसको अच्छे से बनाने के लिए। लेकिन जो सुंजाओ रहती है वो बनता ही खाने लगती है और जियांग चैन कहता रहता है, ये सब मेहनत के बाद ही तुम एक अच्छी डिश बना पाओगे। फिर सुंजाओ कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि इस वेस्टलैंड में कोई एक सिंगल इंसान भी नहीं होगा जिसने तुम्हारा ये टोमेटो फ्राइड एग खाया होगा। जियांग चैन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास काफ़ी क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में,
जैसे कि मेरे पास इतने खाने कैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन जो सुंजा रहती है अपना हाथ रोकती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कोई फेरी टेल से आए हो। जियांग चैन भी शौक हो जाता है, क्या फेरी टेल? सुंजा कहती है, कुछ बुक्स हमारे वॉर के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी और शेल्टर में हम उन्हें फेरी टेल्स बोलते थे। शर्माती हुई सुंजा बोलती है, उस स्टोरी में सब जन खुशी खुशी से जीते थे, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और यहाँ तक उनके प्यार करने वाले लवर्स भी। ये कैसे एक फेरी टेल नहीं हो सकती? और जियांग चैन कहता है, फेरी टेल की माँ की आँख, ये दुनिया किसी हेल से कम नहीं है। और अपनी जगह से जियांग चैन उठते हुए कहता है कि मैं अभी आया, और काफ़ी बियर्स की कैन लेके आके कहता है, जब भी हम थके फील करते हैं तो हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कुछ ड्रिंक करना चाहिए, चलो आ जाओ। और वो कैन को सुंजाओ देखते हुए डायरेक्ट खोल के पीने लगती है और पीते हुए उसे डकार आ जाती है और कहते हैं, ये जो है ये काफ़ी टेस्टी नहीं है और कोको कोला जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और जियांग चैन भी पीता है और कहता है, लेकिन ये तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारे जो अंदर है उसे बाहर लाने के लिए, और ये सभी बहुत ही अच्छे स्टाफ हैं। सुंजा कहती है, लगता है 2 बॉटल काफ़ी नहीं है स्पॉट को हिट करने के लिए। जियांग चैन भी कहता है, ओह अच्छा, तो चलो वापस पीते हैं। वो दोनों काफ़ी मज़े से पीते रहते दारू और चेस करते रहते हैं। और फिर जियांग चैन कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इस दुनिया के जो मॉन्स्टर है ये कुछ भी नहीं है। सुंजा भी कहती है, हाँ बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है। जियांग चैन कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर इस तरीके के मॉन्स्टर हैं जिनका नाम ग्रेजुएशन है। ये जो है सिंपली डेविल है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ना केवल ये स्टूडेंट की केयर फ्री लाइफ छीन लेते हैं, यहाँ की इसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस भी छीन लेते हैं जो कि उनके पेरेंट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो मॉन्स्टर रहता है वो उन्हें फोर्स भी करता है कम्प्लीटली अनफैमिलियर सिटी में जाने के लिए, जैसे कि बैटल। हमें अपने शोल्डर्स में ड्रीम जैसी चीज़ों को कैरी करना पड़ता है। और बफ, सुंजा कहती है, एक ही मिनट, ये बफ क्या है? जियांग चैन कहता है, मैं इसे कैसे बताऊं? ये कुछ ऐसा है कि जैसे तुम सॉल्यूशन को स्ट्रेंथनिंग करते हो, ये वैसा ही है। वैसे ये पॉइंट नहीं है, मुझे बात अपनी पूरी करने दो। फिर तुम्हें कंपनी में जाना पड़ता है, फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और जो तुम्हारी बॉस है वो सब आते हैं और तुम्हें टॉर्चर करते हैं। फिर सुंजा कहती है, ये जो सब है ये कुछ भी नहीं है, और उसके ठुड्डी में मार देती है। फिर अपने जीभ निकालते हुए कहती है, ये जो मेरी फिजिकल स्टेट है इससे पता नहीं लगाया सकता कि कौन किसको टॉर्चर करेगा, जरा मेरी ईपी को देखो। और डकार मारती है, अरे लगता है मेरा हो चुका, मुझे महसूस हो रहा है कि लेकिन मैं अपनी ईपी को क्यों नहीं ओपन कर पा रही। दोस्तों, ये जो सारा डिस्कशन है वो नशे में हो रहा है, तो ऐसे ही है पूरा डिस्कशन। और जो जियांग चैन रहता है उसके हाथ से उसका कप लेके कहता है, ये जो तुम्हारी ईपी है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में वो मेरा है डम्बस। और सुंजा रहती है गुस्से में आके उससे गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी चीज़ लेने की। और उससे गला जोर से दबाने लगती है, जिससे जियांग चैन का पूरा बॉडी कांपने लगता है और उसकी आंख से आंसू भी निकलने लगते हैं। फिर जियांग चैन अपने बचाव के लिए उसका हाथ पकड़ के पटक देता है नीचे, और फिर कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली बॉस कौन है, और उसके ऊपर आकर चढ़ जाता है। और सुंजा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो सुंजा रहती है वो जियांग चैन को नीचे कर देती है और कहती है, मुझे ऊपर रहना है। और जियांग चैन कहता है, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? और फिर जियांग चैन जो रहता है कुछ रिएक्शन होता है, और फिर जब सुंजा को फील होता है तब उसे पकड़ लेती है। और वो जो रहता है वो जियांग चैन का चूजा रहता है जो कि डर के मारे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन जो सुंजा रहती है उसे पकड़ के एकदम हिलाने लगती है और उसे पकड़ कहती है, ये तो काफ़ी क्यूट छोटा सा चूजा है। और जो चूजा रहता है ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक छोटा चूजा बोलने की। और वो एक ड्रैगन जैसा बड़ा हो जाता है गुस्से में। और गाइस, चूजा इसमें क्या है आप समझ ही गए होंगे। और फिर वो ड्रैगन जैसा बड़ा हो कहता है कि तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। और सुन जाओ, उसे ड्रैगन जैसा बड़ा देख कहती है, वाह ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल है।
और वो चूजा कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किससे बना हूँ, और काफ़ी आवाज़ आने लगती है। और इसके आगे आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों साथ में ही लेटे होते हैं और हमें उल्टी जैसी आवाज़ आ रही होती है, और वो जो रहता है वो चूज़ा रहता है, उल्टी करते हुए बोल रहा होता है कि मैं आउट हो गया हूँ। 4 घंटे में 10 बैटल की वजह से मेरी पूरी 20 साल की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। और फिर जो जियांग चेंग रहता है वो सुनजाओ कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो आज किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और सुनजाओ कहती है तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, या फिर तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले हो, यही सब लवली डवली चीज़ें। सुनजाओ उसकी तरफ नज़र करते हुए कहती है ये सब चीज़ें बुक में लिखी थी, जो सब पुराने टाइम में होता था, मुझे खिलाना इतना आसान नहीं है। जियांग चेन जवाब देता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हें खिला सकूँ। फिर सुनजाओ कहती है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जियांग चेन कहता है कि मैं नहीं डरता। फिर सुनजाओ वापस कहती है कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है अभी। जियांग चेन कहता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। इसके आगे सुनजाओ कुछ नहीं बोल पाती, और जियांग चेन कहता है भरोसा करो मुझ पर। ये कहते ही सुनजाओ उसे किस कर लेती है और उसके ऊपर आते कहती है तो फिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो माय मैन, मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। और जो फिर चूजा रहता है हैरान हो जाता है, कहता है क्या, वापस से नहीं। और उन लोग का वापस से शुरू हो जाता है और अब वापस से अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हो कि क्या हो रहा है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो चूज़ा रहता है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और कहता है फाइनली मैं अब तक सरवाइव कर गया, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जियांग चेन कह रहा होता है सुन जाओ, ज़रा रुक जाओ, जो लास्ट नाइट मैंने इतना वर्कआउट किया है उसकी वजह से मैं काफ़ी डिज़ी फील कर रहा हूँ, और जो मेरे पैर हैं वो काफ़ी दर्द कर रहे हैं, मुझे थोड़ा आराम करना है, रुक जाओ। सुन जाओ कहती है ये बकवास बंद करो, क्या तुम सच में एक मर्द हो, जल्दी चलो नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। और ये सुन जाओ और जियांग चेन रहते हैं जो बाहर बेस की तरफ जा रहे होते हैं, मार्केट की तरफ। जियांग चेन कहता है तुम नहीं समझ सकती एक मर्द की थकान को, तुम वीमेन कभी नहीं समझती। सुन जाओ कहती है जो डेंजर है यहाँ हर तरफ है, तुम मेरे पास ही रहो। और जियांग चेन आसमान को देखते हुए कहता है, जो कि काला होता है आसमान, कहता है क्या बारिश होने वाली है। सुन जाओ कहती है ये जो है क्लाउड नहीं, ये रेडिएशन डस्ट है। जियांग चेन घबराते हुए कहता है क्या इसका मतलब हम खुले रेडिएशन में बिना ज़ीरो प्रोटेक्शन के घूम रहे हैं। सुन जाओ कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे एपी वॉच में आयोडीन है तब तक रेडिएशन ज़्यादा तुम्हें असर नहीं करने वाला, जब तक वो लिमिट तक ना पहुंच जाए। लेकिन हाँ, अगर तुम हाई रेडिएशन एरिया से गुजर रहे हो तब हमें एक सूट की ज़रूरत पड़ सकती है। जियांग चेन मन में सोचता है अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता, ये सब तुम्हारा ही आइडिया था। फिर लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जब सुनजा बोल रही होती है जैसा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, तो तुम्हें कुछ कॉम्बैट सीख लेना चाहिए, कल तुम मेरे साथ चलना, कम से कम तुम गन चलाना तो जान जाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। फिर जियांग चेन को दिखाया जाता है जिसका होंठ एकदम सूजा होता है, अब समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। और जियांग चेन कहता है मैं सोच रहा था कि बैकअप होना ही मेरे लिए सही रहेगा। सुन जाओ कहती है चुप हो जाओ, कल हम लोग सर्वाइवल कैंप जाने वाले हैं 6 स्ट्रीट की इधर, और तुम अभी तक वैक्सीनेटेड भी नहीं हो, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम सिर्फ प्रॉब्लम को ही अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है सुन जाओ कहती है रुक जाओ, हम जो है वो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड एरिया से गुजरने वाले हैं। और जियांग चेन भी कहता है क्या ज़ॉम्बी। फिर सुन जाओ कहती है क्या तुम जानते हो जो बेस्ट प्लेस है शूटिंग स्किल सीखने के लिए वो बैटलफील्ड है, तो इसके लिए जो अपना वेपन है उसे पकड़ लो। और जियांग चेन कहता है तुम किस वेपन की बात कर रही हो। जियांग चेन का कहने का मतलब है गन या फिर उसका चूजा। फिर सुन जाओ कहती है गन को पकड़ते हुए SK-10 सीरियस, छोटे रेंज से मीडियम रेंज तक ये लेज़र राइफल है और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ज़ॉम्बीज़ को टैकल करने के लिए। इसकी आवाज़ भी कम है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, लेकिन शूटिंग के लिए फैमिलियराइज होने के लिए तुम्हें इसे खुद ही ट्राई करना चाहिए। ये जो है PK-200 असॉल्ट राइफल है
और जो इसकी कैलिबर है वो 6.62 मिलीमीटर है। इसकी जो लेज़र पावर है वो काफ़ी रिलायबल है और तुम इसे एक पटाखे के जैसे भी यूज़ कर सकते हो आसानी से। और जो इसकी सेफ्टी लोकेटेड है अपर राइट साइड में ग्रिप के साइड। और ध्यान देना जब तुम इसे फायर करना अपनी सेफ्टी का। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ काफ़ी छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ इंसेक्ट होते हैं और वो लोग आगे ही बढ़ रहे होते हैं। और जियांग चेन कहता है सुन जाओ, ये जो म्यूटेंट्स है क्या हम पर अटैक नहीं करने वाले हैं? सुन जाओ कहते हैं ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग आगे ही बढ़ते हैं और वहाँ पर एक चूहा रहता है। और सुन जाओ कहती है सब जो क्रीचर्स रहते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, जैसे कि रैट। और एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, ये लोग साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन साइकोलॉजी ये ह्यूमन से अभी भी डरते हैं। लेकिन जो कॉकरोचेस होते हैं वो काफ़ी डरावने दिखते हैं और उनका जो फीडिंग पैटर्न है उसकी वजह से वो हम पर अटैक नहीं करते। और जो ज़ॉम्बीज़ रहते हैं वो दिन के टाइम में अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि जो म्यूटेंट सेल रहता है उनके बैक पे और हेड पे उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए। और हमें जो चिंता करने की ज़रूरत है वो कार्निवोरस हैं, वो जो हैं ज़ॉम्बीज़ को खाकर जिंदा रहते हैं और लोअर म्यूटेंट्स को। लेकिन हाँ, वो इतने भी आसान नहीं हैं अगर ह्यूमंस की बात की जाए। और लास्टली कहा जाए तो ह्यूमंस, अगर किसी ने तुम्हारे सर पे निशाना लगा दिया तो तुम हेसिटेट मत करना, तुम उसे एक बार में ही मार देना। यह बात सुन जियांग चेन सोचता है मन में, ये वर्ल्ड मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर जिंदा रहना उतना भी आसान नहीं। सुन जाओ कहती है शांत हो जाओ, लगता है आगे कोई है। और जब आगे वो लोग देते हैं तो काफ़ी शांति रहती है। सुन जाओ जियांग चेन कहती है यहाँ पर कुछ सही नहीं है, यहाँ के जो आसपास के म्यूटेंट्स हैं वो सारे गायब हो गए हैं, लगता है काफ़ी पावरफुल म्यूटेंट आसपास है। जियांग चेन कहता है जैसे कि, और सुन जाओ कहती है जैसे कि कार्निवोरस। क्या तुमने डेथ क्लो का नाम सुना है? जियांग चेन कहता है डेथ क्लो ये क्या है? लेकिन पीछे ये दिखाया जाता है एक ब्लास्ट हो जाता है और जब दोनों वहाँ पे देखते हैं तो सुन जाओ अपनी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसकी अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगती है और कहती है लगता है आगे बैटल हो रही है, मेरा पीछा करो तुम। जियांग चेन कहता है तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है उसी डायरेक्शन में जाना है? फिर जियांग चेन हार मान लेता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनने वाली और खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है और कहता है इस लड़की के साथ रहने में मुझे आज नहीं तो कल ट्रबल में ज़रूर डालने वाला है। फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जो कि आवाज़ आई थी ब्लास्ट का। वहाँ पे एक सोल्जर रहता है और कहता है जो फायर है उसे रोकना मत, जल्दी से एक्सप्लोजिव फेंको जल्दी। और अपने दोस्तों को कहता है एमओ, मुझे एमओ चाहिए, जल्दी लाओ। वहाँ पे कुछ उसके सोल्जर्स फ्रेंड्स भी रहते हैं जो कि फायरिंग कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है वहाँ पे एक जाइंट म्यूटेंट रहता है। वहाँ पे सोल्जर्स उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो जो ब्लास्ट हुआ था इसी की वजह से हुआ था। और जो म्यूटेंट रहता है वो अपने टेंटिकल से एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है, उसको खून आने लगता है। और जब सुन जाओ वहाँ पे बाजू से देखती है गली से तो उसे एक म्यूटेंट दिखाई देता है और मन में सोचती ये तो मीट माउंटेन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। जो जियांग चेन रहता है वो भी देख के उसे घबरा जाता है और कहता है ये आखिरकार है क्या। और जो म्यूटेंट रहता है वो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और जो सोल्जर्स रहते हैं वो भी घबराते हुए अपना पूरा स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसे रोकने के लिए। और वहाँ पे एक मिसाइल फायर कर देते हैं जिसकी वजह से म्यूटेंट की गर्दन में लगता है और वहीं पे घायल हो जाता है। लेकिन वो जो मिसाइल रहता है वो अपना निशाना इतना भी टारगेट को हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पीछे जाके ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जो म्यूटेंट रहता है वो दहाड़ कर उनकी तरफ वापस से बढ़ने लगता है। लेकिन जो सोल्जर्स रहते हैं उनके पास एक वेपन रहता है जिसकी वजह से वो वापस से फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फायर करते ही म्यूटेंट का सर उड़ा देते हैं और देखते ही देखते वो वहीं पे ढेर हो जाता है। जो फैट है ये मीट माउंटेन का वो काफ़ी कर्स है इंडिविजुअल वेपन्स के लिए, मतलब कि छोटे मोटे वेपन्स जो हैं इसके काम नहीं आने वाले। अगर हमें इसे हराना है तो हमें बड़े वेपन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये काफ़ी लोगों के लिए नाइटमेयर है अगर इनसे सामना हो जाए तो। सुन जाओ 99 टाइप एंटी टैंक कैनन, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस
बड़े म्यूटेंट को मारने के लिए, और वो वेपन भी हमें दिखाया जाता है जो कि एक तोप के जैसे होता है। जियांग चेन कहता है कि ये सब आखिरकार हैं क्या। सुन जाओ कहती है ये सब लोग क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसके अलावा ये जो फैट मीट है, मीट माउंटेन, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र के लिए और ऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के लिए। और जियांग चेन मन में सोचता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, क्या ये खाने की बात कर रहे हैं ये लोग जो यहाँ पे खाते हैं। मैं सच में कसम खाता हूँ मैं ये ब्लडी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं खाने वाला और छूने भी नहीं वाला। और सुन जाओ कहती है ये सब छोड़ो, चलो चलते हैं। ऑफिस सोल्जर का वहाँ पे सीन दिखाया जाता है बेस के। वो वेलकम करता है सुन जाओ को कि 6 स्ट्रीट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हमेशा चेक करते हैं कि अपना जीन कोड दिखा सकते हैं, और वो दिखा देती है। जीन कोड एक्चुअली एक आईडी की तरह इस दुनिया में यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्रिमिनल्स और इन्फेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से जीन कोड ही यूज़ किया जाता है और उनके लिए गेट खुल जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। और जियांग चेन कहता है, और फिर जियांग चेन कहते हैं कि मैंने सोचा था ये जो वेस्ट लैंड है यहाँ पर काफ़ी सूखा बंजर होगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर सिविलाइजेशन के साइंस देखने मिल जाएंगे। सुन जाओ कहती है ओह, लेकिन मैं तुम्हारी सोच के एकदम अपोजिट सोचती हूँ। मुझे लगता है जो सिविलाइजेशन है वो हर तरफ है इस दुनिया के लैंड में, बस इतनी बात है कि वो सब एक यूनिक फॉर्म में है। फिर हमें बताया जाता है जो सिविलाइजेशन है वो एक स्पिरिचुअल वेल्थ, इन्वेंशन, क्रिएशन और मैनकाइंड की वजह से ही होती है। टाइम की शुरुआत से ही ये हमेशा ही स्पिरिचुअल परस्यूट रहा है मैन का। वो हमेशा दूसरों से पाना चाहता है कि वो काफ़ी लोग से रिकॉग्नाइज हो सकें, और इसकी वजह से ही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन कई जगह ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से डेवलप्ड हो सकता है। और अगर जो टेक्नोलॉजी है 6th स्ट्रीट में एक वर्ड में कहा जाए तो इसे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। तुम देख सकते हो एक सोल्जर है जो कि अपने हाथ में राइफल लिया है और आसमान की तरफ देख रहा है, और अपने मुंह में सिगरेट भी जलाया हुआ है। और तुम एक मर्चेंट को भी देख सकते हो जो कि गुड्स कैलकुलेट कर रहा है अपने होलोग्राफिक कंप्यूटर में। यहाँ पे जो इंसान हैं जिनके हाथ पैर कट चुके हैं वो उनके लिए मशीन्स को यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए। और अगर जो लिविंग स्टैंडर्ड है 6th स्ट्रीट में उसे वो एक वर्ड में समझाया जा सके तो वो भी इतना आसान नहीं होने वाला। जो यहाँ पर आदमी और औरत हैं वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहे हैं। जो थोड़ी सी भी ताकत होती है रोकर हेल्प मांगने की, वो भी भूख की वजह से ताकत ख़त्म हो चुकी है। जियांग चेन यह सारी बातें सोच रहा होता है, और सुन जाओ कहती है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, ये जो है 6th स्ट्रीट का बेसिक कंसेप्शन है। और ये वेस्ट लैंड है तो यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और यहाँ के जो लॉज हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। पीछे दिखाया जाता है एक सोल्जर रहता है, वो किसी को मारने वाला रहता है। सुन जाओ कहती है यहाँ पर मारना और चोरी करना और शूटिंग करना पनिशेबल है, और ट्रैक्स फ्रॉड के लिए भी यहाँ पर पनिश किया जाता है। और जानबूझ के अगर किसी लैंड को कोई हार्म करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो जियांग चेन रहता है वो आदमी को किसी मारते हुए देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन वो उस औरत को ही मार रहा होता है, और दिखाया जाता है उस औरत के मुंह से खून निकल रहा होता है। और यह सब देख सुन जाओ उसे कहती है मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये जो है अननेसेसरी ट्रबल है, हमें इसे दूर रहना चाहिए। और सोल्जर्स रहता है वो जियांग चेन के सामने उस लड़की को मार रहा होता है, और जियांग चेन सुनजा को जवाब देता है कि वो जो बंदा है उसे क्यों नहीं मारा जा रहा, क्योंकि वो तो गलत कर रहा है। सुनजा जवाब देती है कम ऑन, तुम्हें इसे दूर रहना चाहिए। वो जो इंस्पेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को स्लम से क्लीन करने के लिए। और जो इंस्पेक्टर का ध्यान जाता है तो वह देखते और हंसने लगता है दोनों को देख के। और जियांग चेन कहता है कि वो जो पर्सन है वो अभी भी अलाइव है। सुनजाओ कहती है बहुत हुआ, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए।
और तुम्हें ये सब की आदत डाल लेनी चाहिए। जो इनर सर्कल है 6th स्ट्रीट का वो काफ़ी साफ रहेगा, लेकिन वो जो है हमें 1 यूनिट क्रिस्टल चार्ज करेगा अंदर जाने के लिए। और जबकि हम यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए हैं यूज़फुल स्टाफ के लिए, तो हमें एक्सटर्नल मार्केट है उसी का यूज़ करना चाहिए और काफ़ी हमारे लिए रिलायबल होगा। जो जियांग चेन रहता है कुछ बोल नहीं पाता। सुंजो कहती है हालांकि जो एक्सटर्नल मार्केट है वो काफ़ी चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन ये झोपड़ियों से तो अच्छा ही है। जो चोर और नए नए क्रिमिनल हैं जिन्हें मार दिया जाता है, उनकी जो बॉडीज़ हैं उन्हें फेंक दिया जाता है कचड़े को ढेर में। और रात में जो इंस्पेक्टर रहते हैं उनकी बॉडीज़ को फार्म में ले जाते हैं फर्टिलाइज़र की जैसे यूज़ करने के लिए, और उन्हें मिक्स कर दिया जाता है फैट में जो कि कैंप में जमा किए जाते हैं, और उन्हें फर्टिलाइज़र में तब्दील कर दिया जाता है। और जियांग चेन भी यह सब सुन के कहता है कि ये तो काफ़ी गिरी हुई सिविलाइजेशन है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बूब्स को और उनके ऊपर एक बार कोड रहता है और आवाज़ आती है 30 क्रिस्टल्स। फिर एक बंदा कहता है क्या तुम देख नहीं सकते इन लड़कियों के बूब्स को, इनके फेस को, इनकी बॉडी को। एक्चुअली ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। एक रोबोट जो रहता है वो एक मर्चेंट से औरतों की डील कर रहा होता है, मतलब कि बेच रहा होता है उनको। और जो मर्चेंट रहता है कि कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि ये जो गुड्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं इस टाइम। क्या तुम डिटेल्स नहीं देख सकते? इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है 50 क्रिस्टल्स ना, हम इसके नीचे नहीं जा सकते। और लेकिन वो जो रोबोट कहता है कि 40 क्रिस्टल्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो निकल जाओ। और जो मर्चेंट रहता है मन में ही सोचता है ये जो साले मैन्युफैक्चरर हैं इन लोग ने बिजनेस के लिए रोबोट्स को हायर कर लिया है और इनमें बारगेनिंग की सेटिंग डाल दी है, जिससे बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है हम लोग के लिए। और रोबोट को जवाब देते हुए कहता है ठीक है, अच्छा ये हमारी डील हुई क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। और रोबोट उसे 40 क्रिस्टल दे देता है और कहता है याद रखना कि तुम दोबारा भी हाई क्वालिटी के गुड्स दोबारा लाना और डिस्काउंट को ज़रूर मत भूलना देना। और रोबोट्स लड़कियों को ले जाने लगता है और मर्चेंट कहता है ठीक है, अच्छा आपका दिन अच्छा गुजरे और मैं आपकी बात को नहीं भूलूंगा। लड़कियों को स्लेव्स को वो गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और वहीं पे जो सुंजाओ रहती है यह सब देख रही होती है और कहती है न्यू रे होटल। वो ये सबको यहीं ले जा रहे होते हैं और जियांग चेन समझ नहीं पाता ये क्या बोल रही है, कौन सा होटल। सुंजाओ कहती है ये कुछ नहीं बस एक वोर हाउस है, एक ऐसा होटल जो एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करती है गेस्ट को। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उस प्लेस पे फीमेल स्लेव्स को ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी बहुत सारी सिक डिमांड्स के लिए, मतलब कि गंदी गंदी डिमांड्स पूरी करने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। सुन जाओ ये सब गुस्से में एकदम आके कहती है कि मैंने एक बार सुना था एक बंदे से लीडिंग टाउन में ये जीरो रे होटल में लड़कियां होती हैं कितनी टेंडर होती हैं कि उन्हें प्लेट में रख के खाया भी जा सकता है। और अगर उस स्लेव मर्चेंट की बात की जाए तो ज़रूर शेल्टर नंबर 101 से होगा। जियांग चेन कहता है तो आखिरकार शेल्टर क्या है। फिर सुन जाओ बताती है ये काफ़ी पेक्यूलियर है। जो ईच शेल्टर है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका मेन जो गोल रहता है वो मैक्सिमम सर्वाइवल रेट पाना रहता है। मैं जो हूँ वो शेल्टर नंबर 071 में पैदा हुई थी, जो कि सोचा जाए काफ़ी लक की चीज़ थी। जो डिज़ाइन फिलोसॉफी थी वहाँ की और जो वहाँ का प्रोसीजर था वो फिक्स था। वहाँ के पीपल्स का बिहेवियर काफ़ी स्टैंडर्ड था। हालांकि हमारी लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम वहाँ पर खुश थे। लेकिन बाकी जो शेल्टर्स थे वो उतने भी लक्की नहीं थे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।